नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुगल सम्राट अकबर के बारे में और ख़ास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी वो कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो कौन सा सिस्टम था जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान को एक किया बल्कि एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसे आज भी याद किया जाता है। तो सवाल सीधा सा है, एक 13 साल का लड़का जिसके हाथ में एक बिखरता हुआ साम्राज्य आता है, वो कैसे इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक खड़ा कर देता है? और इसका जवाब देखिए सिर्फ जंग के मैदान में नहीं मिलता। इसका असली राज छिपा है उसके बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब अकबर ने शुरुआत की थी तब हालात असल में थे कैसे, मतलब मुश्किलें कितनी बड़ी थीं। देखिए, कहानी कुछ यूं है कि 1555 में हुमायूं दिल्ली और आगरा वापस तो जीत लेते हैं, पर कुछ ही महीने बाद जनवरी 1556 में उनकी अचानक मौत हो जाती है और फिर सिर्फ 13 साल के अकबर को गद्दी पर बिठाया जाता है। और सोचिए, अक्टूबर आते आते उनके सबसे बड़े दुश्मन हेमू दिल्ली और आगरा पर दोबारा कब्जा कर लेते हैं। मतलब सब कुछ हाथ से फिसल रहा था। सीधे शब्दों में कहें तो मुगल साम्राज्य ठीक से शुरू होने से पहले ही खत्म होने की कगार पर था। जरा सोचिए उस नौजवान लड़के पर कितना ज्यादा दबाव रहा होगा। तो ऐसे नाजुक हालात में पहला और सबसे ज़रूरी कदम क्या था? जाहिर है, एक डिसाइसिव मिलिट्री एक्शन। और वो हुआ 5 नवंबर 1556 को, पानीपत की दूसरी लड़ाई। ये एक ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसी जीत जिसने अकबर को वो स्थिरता दी जिसकी उन्हें अपने सुधारों को लागू करने के लिए सख्त ज़रूरत थी। और यहीं से देखिए असली कहानी शुरू होती है। जंग का मैदान तो जीत लिया, लेकिन अब बारी थी साम्राज्य की नींव रखने की। अकबर ने अपना पूरा ध्यान एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाने पर लगा दिया। अब चुनौती देखिए कितनी बड़ी थी। एक इतना विशाल इलाका जिसमें अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, उस पर शासन किया कैसे जाए? अकबर का जवाब था एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, एक ऐसा सिस्टम जो हर चीज को कंट्रोल करे। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, सबसे ऊपर तो बादशाह खुद थे, जिनके हाथ में सारी पावर थी। उनकी मदद के लिए थे खास मंत्री जैसे दीवान जो फाइनेंस देखते थे, और मीर बख्शी जो सेना के इंचार्ज थे। फिर पूरे साम्राज्य को प्रांतों यानी सूबों में बांट दिया गया। और सबसे दिलचस्प बात, हर लेवल पर चेक्स एंड बैलेंसेस का एक ऐसा सिस्टम था कि कोई भी एक अधिकारी जरूरत से ज्यादा ताकतवर ना बन पाए। अच्छा, अब इतना बड़ा प्रशासन चलाना है तो पैसा तो चाहिए है ना? तो अकबर का अगला बड़ा और क्रांतिकारी कदम था फाइनेंशियल रिफॉर्म। उन्होंने एक ऐसा टैक्स सिस्टम बनाया जो अपने वक्त से कहीं आगे था। इस सिस्टम का नाम था जब्त प्रणाली, और इसके पीछे जो दिमाग था वो थे फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल। और ये सिर्फ टैक्स वसूलने का एक तरीका नहीं था, ये डेटा पर आधारित गवर्नेंस का एक कमाल का उदाहरण था। इसको ऐसे समझिए, जो पुराना सिस्टम था वो काफी हद तक मनमाना था, कभी फसल ले ली कभी कुछ और। लेकिन अकबर के सिस्टम में जमीन की बाकायदा पैमाइश होती थी। फिर पिछले 10 साल की औसत पैदावार के आधार पर टैक्स तय किया जाता था, और पेमेंट कैश में होता था। इससे क्या हुआ? किसानों के लिए ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष था, और साम्राज्य के लिए एक स्थिर इनकम का जरिया बन गया। चलिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन सेट हो गया, फाइनेंस का सिस्टम भी बन गया। अब अगली बड़ी चुनौती थी सेना और जो नोबिलिटी थी, यानी अमीर और सरदार, उनको कैसे मैनेज किया जाए। और इसका जवाब था मनसबदारी सिस्टम। ये सच में एक जीनियस आइडिया था। सोचिए, मिलिट्री और सिविल यानी सेना और प्रशासन दोनों के लिए एक ही रैंकिंग सिस्टम। ये काम ऐसे करता था, बादशाह हर बड़े अधिकारी को एक मनसब यानी एक रैंक देते थे। इसी रैंक से तय होता था कि उनकी सैलरी कितनी होगी और उन्हें कितने सैनिक अपने पास रखने होंगे। और सबसे सबसे जरूरी बात, ये रैंक विरासत में नहीं मिलती थी। इसका मतलब साफ था, वफादारी किसी खानदान या कबीले से नहीं बल्कि सीधी बादशाह से होगी। लेकिन अकबर इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि कोई भी साम्राज्य सिर्फ ताकत और टैक्स के दम पर लंबा नहीं चल सकता। लोगों के दिलों को जीतना भी जरूरी है। और यहीं से उनकी सबसे मशहूर पॉलिसी की शुरुआत होती है। इस पॉलिसी का मूल मंत्र था सुलह-ए-कुल, जिसका मतलब है सबके साथ शांति। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये शासन करने का एक पूरा फलसफा था, एक फिलॉसफी थी। अब जमीन पर यह पॉलिसी दिखती कैसी थी? देखिए, अकबर ने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया, सबको अपने अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी दी, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने काबिलियत को तवज्जो दी, धर्म को नहीं।
यानी नौकरियां और पद धर्म देखकर नहीं बल्कि हुनर देखकर दिए जाते थे। लेकिन कोई भी लीडर चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। अकबर की कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज उनकी टीम बनाने की काबिलियत भी थी। अकबर के दरबार में थे उनके नवरत्न यानी 9 हीरे, और जरा इस टीम को देखिए, इसमें कौन नहीं था। प्रशासक, सेनापति, कवि, संगीतकार सब थे। अबुल फजल जैसे विद्वान थे जो उनके प्रधानमंत्री बने, राजा टोडरमल जैसे फाइनेंस के जादूगर, बीरबल जैसे हाजिर जवाब सलाहकार और राजा मानसिंह जैसे जबरदस्त सेनापति। और सिर्फ यही नहीं, तानसेन जैसे महान संगीतकार भी थे जिन्होंने साम्राज्य की सांस्कृतिक पहचान को एक नई ऊंचाई दी। मतलब साफ है, अकबर एक विजनरी तो थे ही, लेकिन उन्होंने अपने आसपास ऐसे होशियार और काबिल लोगों को इकट्ठा किया जो उनके विजन को हकीकत में बदल सकें। और इन सब सुधारों का, इन सभी सिस्टम्स का नतीजा क्या हुआ? नतीजा था एक ऐसा साम्राज्य जो स्थिर था, खुशहाल था और एकजुट था। एक ऐसी प्रशासनिक नींव रखी गई जो इतनी मजबूत साबित हुई कि मुगल साम्राज्य पीढ़ियों तक कायम रहा। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, किसी भी महान विरासत की असली नींव क्या होती है? वो सिस्टम जो बनाया जाता है या वो विजनरी इंसान जो सिस्टम को बनाता है? शायद जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।